हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आज लाए हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इनिशियल पोर्शन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल या एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी या ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हायर एनर्जी या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जंप करता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी यूवी रीजन या विजिबल रीजन से मिलती है, इसलिए इसे यूवी या विजिबल या यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा जिस पोर्शन को मैंने ब्लैक किया है उस पोर्शन पर, और वो पोर्शन है यूवी एंड विजिबल पोर्शन। अल्ट्रावायलेट और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक स्पेसिफिक रीजन से आ रही है, जिसे हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमें यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। वेवलेंथ की टर्म में यूवी रीजन की रेंज होती है 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक, और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में यूवी रीजन एक्सटेंड करता है 3 × 10⁻15 से लेकर 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। अब यह भी देखना जरूरी है कि यूवी के एक फोटोन के साथ कितनी एनर्जी होगी और यूवी के एक मोल फोटोन के साथ एनर्जी कितनी होगी। जो मैक्सिमम एनर्जी होती है यूवी के एक फोटोन की वो 2 × 10⁻⁻15 जूल होती है, और इन्हीं फोटॉन्स के एक मोल की एनर्जी 1.2 × 10⁻6 जूल्स होगी। मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन की जो एनर्जी है वो 5 × 10⁻16 जूल होगी, और उसके एक मोल की एनर्जी 3 × 10⁵ जूल्स होगी। वेवलेंथ की टर्म में विजिबल रीजन की जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होगी, और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में 7.5 × 10⁻14 से लेकर 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होगी। अगर एनर्जी की बात करें तो विजिबल रीजन के मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन यानी कि वायलेट लाइट के फोटोन की एनर्जी जो है वो 1.2 × 10⁻6 जूल होगी, और मिनिमम एनर्जी यानी कि रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी 3 × 10⁵ जूल्स होगी। अगर यही एनर्जी हम 1 मोल ऑफ फोटोन के बारे में पता करना चाहे तो 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक पोर्शन विल बी 6 × 10⁵ जूल्स, और मिनिमम एनर्जी 1.5 × 10⁵ जूल्स होगी। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी सब्सटेंस का यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके सैंपल में से आप यूवी रेडिएशंस पास कराइए। ये यूवी रेडिएशंस या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी या ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर एब्जॉर्ब होती हैं तो ये एब्जॉर्प्शन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अगर ट्रांसमिट की बात करेंगे तो ये ट्रांसमिटेंस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। चाहे एब्जॉर्प्शन की बात करो या ट्रांसमिटेंस की बात करो, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका मतलब ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और दूसरा ये है कि आपने कौन कौन सी वेवलेंथ यूज की है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द यूवी रेडिएशन पास्ड थ्रू द सैंपल ऑफ द सब्सटेंस। अब एब्जॉर्प्शन या एमिशन का रीजन क्या है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि चाहे किसी भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो प्रिंसिपल है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो कारण है वो हमेशा ही सेम रहता है। एब्जॉर्प्शन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, और एमिशन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। तो यहां पर इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया है? एब्जॉर्प्शन। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में है
और उसे हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में जाना है, यानी कि उसे अपनी एनर्जी E1 से बढ़ाकर E2 करनी है, तो इसको जंपिंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? E2 माइनस E1, जिसे हम नॉर्मली डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो दोनों स्टेट्स की एनर्जीज का पता होना जरूरी है। अब उसी एनर्जी से हम लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला भी मैंने पहली वीडियो में दिया था, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आपके रेफरेंस के लिए यहां दोबारा वो फार्मूला दिया है कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर आपको डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सो वेवलेंथ के लिए ये फार्मूला सिंप्लीफाई होके बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। सो इस फार्मूले से हम एनर्जी से वेवलेंथ या वेवलेंथ से एनर्जी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। जब आप एब्जॉर्प्शन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहां पर दो लॉज एप्लीकेबल हैं। इन लॉज के नाम है बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लॉ की डेफिनेशन है कि आपने जितनी रेडिएशन पास की उसका कितना फ्रैक्शन अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो कितना फ्रैक्शन अब्सॉर्ब होगा ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि सैंपल की कंसेंट्रेशन कितनी है। लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि जब आप यूवी रेडिएशन पास कराएंगे तो यूवी रेडिएशन का कितना पोर्शन अब्सॉर्ब होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सैंपल की थिकनेस कितनी है, कितनी लंबी ट्यूब में आपने सैंपल लिया है जिसमें से आप यूवी रेडिएशंस पास करा रहे हैं। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर और लैम्बर्ट लॉ इकट्ठे पढ़े जाते हैं, तो इनको हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि इसमें जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा log I नॉट ओवर I इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू C इंटू L। I नॉट का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, I का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन, एप्सिलॉन का मतलब है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसके यूनिट लेंगे मोल्स पर लीटर्स में, और L है लेंथ ऑफ द सैंपल जिसे हम यूजुअली 1 सेंटीमीटर लेते हैं। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को पहले हम लोग मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहते थे। ये वो क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है कि किसी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है और साथ में साथ जिस पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करना है उसका साइज कितना है। और मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 10⁻⁶ तक कुछ भी हो सकती है। अगर वैल्यू 0 से 10⁻³ के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम हुई है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी। और अगर वैल्यू 10⁻⁴ से 10⁻⁶ के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसी एब्जॉर्प्शन को हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्बेंस क्या है? या एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय L को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस का मतलब ही है एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय L। इसको ऑप्टिकल डेंसिटी B कहते हैं, इसको कैपिटल A से डेजिग्नेट करते हैं, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लैम्बर्ट और बियर लॉ तभी अप्लाई करते हैं जब हम प्योर या सिंगल सब्सटेंस का यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने मिक्सचर का यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है तो वहां पर लैम्बर्ट बियर लॉ को मॉडिफाई करके अप्लाई करेंगे। दूसरी लिमिटेशन है कि लैम्बर्ट बियर लॉ हम तब अप्लाई नहीं करते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन या इंटरेक्शन होती है। तीसरा, ये तब भी अप्लाई नहीं करना है जब ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। हमारे पास कई टाइप के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाया गया है
इसमें हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। इस सोर्स ऑफ लाइट से हम लोग मिरर पर लाइट फॉल कराते हैं। उस लाइट को हम फिल्टर में से पास करा के फिर मोनोक्रोमेटर के थ्रू रिफ्लेक्ट कराते हैं। उसे एक स्मॉल स्लिट में से पास करा के बीम स्प्लिटर पर डालते हैं। इससे बीम दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाती है। पहली बीम जो है वो सैंपल में से पास होगी और दूसरी जो है वो सॉल्वेंट या रेफरेंस में से पास होगी। फिर दोनों बीम्स को हम लोग फोटो डायोड से ट्रांसमिट करके एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और वहां पर इस पूरे डाटे को प्रोसेस किया जाता है। फाइनली ये डाटा प्रोसेसिंग पोर्शन जो है वो एक रिकॉर्डर के साथ जुड़ा होता है जिसमें डाटा रिकॉर्ड हो जाता है और उस डाटे को हम लोग ग्राफ की फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके लिए आप पेन वाला ग्राफ रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं या इसके लिए आप कंप्यूटर स्क्रीन यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितनी टाइप्स की ट्रांजिशंस होती हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूवी और विजिबल की जो रेंज है वो 100 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक होगी, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक की रेंज को यूज करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगी ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सिग्मा, पाई और एन। सिग्मा का मतलब है वो ऑर्बिटल्स जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पाई का मतलब है वो जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब इन सब को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इन सब ऑर्बिटल्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है वो फील्ड है, उसे होमो कहेंगे। और उसी तरह से एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एम्प्टी एनर्जी लेवल्स में एक ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी मिनिमम है वो खाली है, उसे लूनो कहेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो ट्रांजिशंस है वो होमो और लूनो के बीच में ही होती है और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में 5 तरह की एनर्जी स्टेट्स होती हैं। इनके नाम है सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। इनके ऊपर बेस्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल 10 पॉसिबल ट्रांजिशंस बनती हैं। कौन कौन सी? सिग्मा से पाई में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, सिग्मा से एन में जा सकता है, सिग्मा से पाई स्टार में जा सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है। इसी तरह से पाई से एन में, पाई से पाई स्टार में, पाई से सिग्मा स्टार में, फिर एन से पाई स्टार में और एन से सिग्मा स्टार में, लास्ट में पाई स्टार से सिग्मा स्टार में। तो टोटल 10 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। तो क्या ये सारी ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी? इसका जवाब तभी मिलेगा जब आप 2 टर्म्स अच्छे से पढ़ेंगे और वो 2 टर्म्स हैं अलाउड ट्रांजिशंस एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होगी और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स को सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। जो ट्रांजिशंस सिलेक्शन रूल्स को पास करेंगी वो अलाउड होंगी और जो उनको पास नहीं करेंगी वो फॉरबिडन होंगी। अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन का डिसीजन लेने के लिए हमें सिलेक्शन रूल्स का पता होना चाहिए। सिलेक्शन रूल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 सिलेक्शन रूल्स हैं। पहला सिलेक्शन रूल है ओरिएंटेशन फॉरबिडनेस, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के लेवल्स की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वो पैरेलल होने चाहिए। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी। दूसरा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर नहीं बदलेगा, मतलब स्पिन फॉरबिडनेस है। तो ये 2 कंडीशंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस
अलाउड होंगी और कौन कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगी। यहाँ ये और भी इंपॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रम को देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन है। अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और फॉरबिडन ट्रांजिशन की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। टोटल 10 ट्रांजिशंस में से सिर्फ 2 ही ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं। पहली है सिग्मा से सिग्मा स्टार और दूसरी है पाई से पाई स्टार। ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रम में आप 3 तरह की ट्रांजिशंस देख सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाली, पाई से पाई स्टार वाली और एन से पाई स्टार वाली। एन से पाई स्टार वाली ट्रांजिशन फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलती है और इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और जो एन टू पाई स्टार है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आपको एल्कीन में दिखेगी और पाई से पाई स्टार डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जैसे एल्कीन, एल्काइन एक्सेट्रा। एन से पाई स्टार कार्बोनिल में देखने को मिलेगी। सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए जो एनर्जी है वो 200 नैनोमीटर से कम है और नॉर्मली हम उसे नहीं पढ़ते, इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को स्टडी करने के काम में यूज नहीं की जाती है। इथीन या इथिलीन का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक बहुत शार्प पीक है। ये पीक पाई से पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू शो करती है और ये वैल्यू 174 नैनोमीटर के आसपास आती है। अब तक हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल डिटेल्स पढ़ी हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो के पार्ट 2 में आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। टिल देन आपको ये सारी डिटेल्स जो है जो इस वीडियो में दी गई हैं अच्छे से दिमाग में रखनी है, जिससे आपको एडवांस चीजें जो है वो आसानी से समझ आ जाए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू हैव देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द आपके पास दोबारा आएंगे इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।